स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ इंडिया में दिल दहला देने वाले मंजर देखने को मिले। एक तरफ बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयन स्टेट्स में नेचुरल डिजास्टर का सैलाब आ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स प्लेन्स में होने के बावजूद डूब रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला हाईवे हैवी लैंडस्लाइड के चलते टूट गया है और मनाली हाईवे को उफान मारती हुई ब्यास रिवर ने तहस नहस कर दिया, जिसके चलते पूरे स्टेट की कनेक्टिविटी इफेक्ट हुई है। सिमिलरली जालंधर के कई सारे गांव सतलज नदी की बाढ़ की आगोश में आ गए हैं और मोहाली डिस्ट्रिक्ट की म्युनिसिपल काउंसिल डेरा बस्सी में तो लोगों को बोट्स के जरिए रेस्क्यू करना पड़ गया। IMD यानी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कंबाइन इफेक्ट के कारण इस वक्त हमें वेरियस स्टेट्स में इतनी बारिश देखने को मिल रही है। असल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और साउथ वेस्ट मानसून वाला ये फेनोमेनन काफी रेयर है जो इस इमेंस रेनफॉल का कारण बना, लेकिन कुछ समय तक एक्टिव रहने के बाद अब भी कंबाइन इफेक्ट वीक हो गया है, जिसके चलते सिचुएशन नॉर्मल होने लगी है और सभी स्टेट्स में रेस्क्यू वर्क जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद एक ऐसा रीजन है जहां पर सिचुएशन अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई है। वो रीजन है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो एक बार फिर मॉनसून सीजन में जलमग्न हो गई है। दरअसल शुरुआत में इसी रेयर फिनोमिनन की वजह से दिल्ली को भी बाकी स्टेट्स की तरह हैवी रेनफॉल का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया था। लेकिन अब क्योंकि ये रेयर फिनोमिनन वीक हो चुका है, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून सीजन के अकॉर्डिंग नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद यमुना रिवर का वाटर लेवल बढ़ता रहा है और दिल्ली की वो सभी एरियाज जो यमुना रिवर के किनारे सिचुएटेड हैं, उनमें बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। साथ ही साथ पूरे दिल्ली को वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। ITO जैसे लो लाइंग एरिया सबमर्ज हो चुके हैं और सड़कों पर भरे पानी ने ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नॉर्मल रेनफॉल होने के बावजूद दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात क्यों बने हुए हैं? बारिश कम होने के बावजूद भी यमुना रिवर का वाटर लेवल डेंजर मार्क के ऊपर क्यों बना हुआ है? और इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली में आने वाले फ्लड्स के पीछे के रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इन प्रॉब्लम्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने का भी प्रयास करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और GS मेंस के ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों UPSC की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का UPSC प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 22 जुलाई को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। यमुना के वाटर लेवल बढ़ने का सबसे पहला रीजन है बड़ी क्वांटिटी में यमुना रिवर में अपर रीजन से पानी का रिलीज होना। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि क्योंकि अपर रीजन से दिल्ली की ओर यमुना में इतना सारा पानी एक साथ रिलीज किया जा रहा है, इसलिए कई एरियाज में फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। असल में हरियाणा के यमुनानगर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर मौजूद यमुना पर हथनीकुंड बराज बना हुआ है। हथनीकुंड बराज को हरियाणा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इस बराज के थ्रू 3 डायरेक्शंस में पानी को रिलीज किया जाता है। पहला है ईस्टर्न यमुना कैनाल, जिसके थ्रू पानी को यूपी के रीजन्स पर डाइवर्ट किया जाता है और इसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जाता है। दूसरा है वेस्टर्न यमुना कैनाल, जिसके थ्रू पानी को हरियाणा के रीजन्स में डाइवर्ट किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए होता है। वहीं बचे हुए पानी को थर्ड डायरेक्शन में यानी दिल्ली की तरफ यमुना रिवर में छोड़ा जाता है। ये पानी दिल्ली के ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, जहां इसे साफ करके ड्रिंकिंग वाटर के रूप में सप्लाई किया जाता है।
लेकिन इस बार भारी बारिश के दौरान जब एक्स्ट्रा वाटर हथनीकुंड बराज में जमा होने लगता है तो बराज की लिमिटेड कैपेसिटी को देखते हुए अथॉरिटीज को उसे आगे रिलीज करना पड़ता है। डेटा के अकॉर्डिंग हर रोज करीब 3.5 लाख क्यूसेक वाटर को यमुना रिवर में रिलीज किया जा रहा है। यूजुअली जहां पानी को हरियाणा से दिल्ली पहुंचने में करीब 72 आवर्स का समय लगता है, वहीं इस बार यमुना के अंदर वाटर वॉल्यूम बढ़ने से पानी दिल्ली तक और जल्दी पहुंच गया, जो दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस फ्लडिंग का प्राइम रीजन बता रहे हैं। लेकिन अगर हम पुराने वाटर रिलीज के डेटा को उठाकर देखें तो इस कहानी का एक दूसरा पहलू नजर आता है। 2013 में वाटर लेवल बढ़ने पर हथनीकुंड बराज से 8.06 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इस तरह 2019 में भी एक्सेस वाटर के कारण हथनीकुंड बराज से 8.28 लाख क्यूसेक वाटर रिलीज किया गया था, जो करंट वाटर रिलीज का लगभग 2.5 टाइम्स है, जो हथनीकुंड बराज से रिलीज किया गया आज तक का लार्जेस्ट अमाउंट था। हालांकि इन दोनों केसेस में इतना ज्यादा पानी रिलीज करने के कारण यमुना रिवर ने डेंजर मार्क तो क्रॉस किया था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में आज जैसी फ्लड सिचुएशन कभी नहीं क्रिएट हुई। यानी हथनीकुंड बराज से यमुना रिवर में रिलीज किया गया एक्सेस वाटर इस फ्लडिंग का मेजर रीजन नहीं था, बल्कि इस सिचुएशन के लिए कुछ दूसरे अनएक्सप्लोर्ड रीजंस मेजरली रिस्पॉन्सिबल थे। यमुना में वाटर लेवल बढ़ने और दिल्ली में बाढ़ आने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है दिल्ली रीजन में यमुना पर बने हुए ढेर सारे ब्रिजेस। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर एंड पीपल यानी SANDRP के एक्सपर्ट भीम सिंह रावत ने इस रीजन पर खास एम्फसाइज देते हुए कहा कि यमुना रिवर के दिल्ली में 22 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में 25 ब्रिजेस बने हुए हैं। ये सभी ब्रिजेस दिल्ली के एरियाज को कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यमुना रिवर की हेल्थ के लिए फेटल साबित होते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में एक रिवर अपने अपर कोर्स में लो सेडिमेंट्स को कैरी करते हुए हाई वेलोसिटी के साथ इरोजन करती है, जबकि मिडिल कोर्स में आने के साथ ही रिवर में इरोजन से आए हुए सेडिमेंट्स की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसके चलते रिवर की वेलोसिटी स्लो हो जाती है। ऐसे में रिवर फ्रीली फ्लो करना शुरू करती है और सेडिमेंट्स को अपने साथ कैरी करते हुए शोर तक पहुंच जाती है। लेकिन जब किसी रिवर के पाथ में ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां काफी सारे पिलर्स भी बनाए जाते हैं। इन कंस्ट्रक्टेड पिलर्स की वजह से रिवर फ्रीली फ्लो नहीं कर पाती, जिसके कारण रिवर की हाइड्रोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। रिवर के अंदर जो सेडिमेंट्स मौजूद होते हैं वो रिवर के रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से रिवर बेड में इकट्ठा होने लगते हैं। रिवर बेड में सेडिमेंट्स के जमा होने की वजह से रिवर बेड का लेवल राइज करने लगता है। इस रिवर बेड के राइज से रिवर की डेप्थ कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट रिवर में वाटर का वॉल्यूम बढ़ने की कंडीशन में पानी ओवरफ्लो होने लगता है और फ्लडिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है, जो दिल्ली में आ रही फ्लडिंग का कारण बन रहा है। जनरली यमुना जैसी लॉन्ग रिवर में इरोजन की वजह से सेडिमेंट के रूप में रिवर के अंदर काफी सैंड पाई जाती है। ये सैंड काफी यूजफुल होती है, जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में किया जाता है। सैंड को निकालने के लिए रिवर्स में माइनिंग करनी पड़ती है, जिससे रिवर बेड भी खाली होता रहता है। इसके चलते उस एरिया में रिवर की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और हैवी रेनफॉल होने पर रिवर का पानी ओवरफ्लो नहीं करता। उदाहरण के लिए गंगा रिवर के पूरे कोर्स में जगह जगह पर माइनिंग की जाती है और इससे निकलने वाली सैंड का यूज कंस्ट्रक्शन में लार्ज स्केल पर किया जाता है, जो रिवर का कोर्स चेंज करने जैसे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स का कारण तो बनता है, लेकिन एक प्रोपोर्शन तक इससे ओवरफ्लो जैसी समस्या कम हो जाती है। दिल्ली में यमुना के इनिशियल कोर्स वाले एरियाज में ड्रेजिंग और माइनिंग एक्टिविटीज अभी भी जारी हैं, जिससे इन एरियाज में यमुना का रिवर बेड खाली होता रहता है। लेकिन सीरीज ऑफ ब्रिजेस की वजह से दिल्ली के 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में ड्रेजिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते इस लॉन्ग स्ट्रेच में सेडिमेंट्स का हैवी डिपोजिशन हो गया है, जो दिल्ली में फ्लडिंग का खतरा बढ़ा रहा है। दिल्ली में फ्लडिंग का एक और मेजर रीजन है दिल्ली में फ्लड प्लेन्स का अपसेंट होना। फ्लड प्लेन्स किसी रिवर के एडजेसेंट साइट्स पर मौजूद लो लाइंग ग्राउंड को कहा जाता है। जब रिवर अपने मिडिल कोर्स में पहुंचती है तो उसमें मौजूद सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, जो रिवर की वेलोसिटी को स्लो कर देता है। जैसे जैसे सेडिमेंट्स का मास और अधिक बढ़ने लगता है, वैसे वैसे रिवर अपने बैंक पर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करना स्टार्ट करती है। रिवर के एडजेसेंट ये लैंड एरिया फ्लड प्लेन्स कहलाता है। ये लैंड एरिया रिवर में वाटर डिस्चार्ज बढ़ने पर वापस से रिवर चैनल का हिस्सा बन जाता है और वाटर लेवल कम होने पर फ्लड प्लेन्स बन जाता है। यानी फ्लडिंग के दौरान ये प्लेन एक तरह के बैरियर का काम करते हैं और रिवर के बैंक पर बने हुए सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही ये फ्लड प्लेन्स ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के काम भी आते हैं, जो कभी दिल्ली के लिए वन ऑफ द बेस्ट वाटर रिसोर्स भी हुआ करता था। फ्लड प्लेन्स की इन्हीं इंपॉर्टेंस को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि रिवर के दोनों साइड एटलीस्ट 1 किलोमीटर के फ्लड प्लेन्स मौजूद होने चाहिए।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लड प्लेन्स पर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन तक लोकल इकोलॉजी को बर्बाद और रिवर फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसी तरह की सिचुएशन हमें पिछले साल बेंगलुरु में भी देखने को मिली थी, जब फ्लड प्लेन्स की एब्सेंस शहर में फ्लड्स का एक बड़ा कारण बनी थी। साथ ही चेन्नई फ्लड्स के लिए भी सिमिलर फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बताया जाता है। दिल्ली स्ट्रेच में यमुना के फ्लड प्लेन्स पर बेहिसाब कंस्ट्रक्शन की वजह से आज दिल्ली में फ्लड प्लेन्स बचे ही नहीं हैं, जो रिवर में आए एडिशनल वाटर का इस्तेमाल अपने ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को चार्ज करने और ओवरफ्लो को कंट्रोल कर सकें। वैसे तो सरकार ने 1962 में स्टार्ट हुए मास्टर प्लानिंग में फ्लड प्लेन्स को प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया था, जहां कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होता गया। जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी और वीक रेगुलेशंस, जिसने यमुना के किनारे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज की लाइन लगा दी है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी फ्लड प्लेन्स पर कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी। उदाहरण के लिए ईस्ट दिल्ली एक समय यमुना और हिंडन रिवर के दोआब रीजन में सिचुएटेड था। दोआब रीजन का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कई सारे मेमोरियल्स, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, 1982 एशियन गेम्स में बनाई गई प्लेयर्स बिल्डिंग जैसे कई स्ट्रक्चर्स फ्लड प्लेन्स पर मौजूद हैं, जिसने इन एरियाज से इस नेचुरल फ्लड बैरियर को वाइप आउट कर दिया। इतना ही नहीं, किसी समय रेड फोर्ट के अराउंड एक मोट बनी हुई थी जो वाटर चैनल का काम करती थी। मोट फोर्ट के अराउंड ऐसा वाटर चैनल होता है जिससे एनिमी अटैक से प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन इस मोट को भी रिंग रोड के कंस्ट्रक्शन से भर दिया गया, जिसके रिजल्ट के तौर पे आज हमें रेड फोर्ट भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ दिखता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंस्ट्रक्शन के बाद फ्लड प्लेन्स पर हुई ह्यूमन सेटलमेंट गार्बेज को भी इस लैंड पर अनकंट्रोल्ड तरीके से डिस्पोज कर रहा है। ये फ्लड प्लेन्स वहां बसे हुए लोगों के लिए गार्बेज का डंपिंग यार्ड बन गया है। ये गार्बेज मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो यमुना का वाटर लेवल बढ़ने पर रिवर में जाके मिल जाता है। ये रिवर को पॉल्यूट करता है और रिवर के फ्लो को भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इस कंस्ट्रक्शन और गार्बेज ने दिल्ली के फ्लड प्लेन्स को नक्शे से गायब तो किया ही, साथ ही दिल्ली के ग्राउंड वाटर को भी खत्म कर दिया। और अब दिल्ली अपनी डेली वाटर नीड्स के लिए भी दूसरे स्टेट्स पर डिपेंडेंट है। पर आज जब यमुना में रेन की वजह से वाटर डिस्चार्ज बढ़ा है, तो यमुना ने एक बार फिर से अपने फ्लड प्लेन्स को रिक्लेम कर लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाहे दशक बीत जाएं या सदियां, नदियां अपने रास्ते को नहीं भूलती। नदियां वापस आती हैं और अपने बॉर्डर्स को कैप्चर करती हैं, जैसे इस बार यमुना ने अपने फ्लड प्लेन्स को रिक्लेम किया है। दिल्ली फ्लड्स का एक और इंपॉर्टेंट रीजन है वहां का पुअर ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ब्रिटिशर्स द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद से इस ड्रेन नेटवर्क को रीडिजाइन करने के लिए कोई खास स्टेप्स नहीं लिए गए। 1976 में इस ड्रेनेज सिस्टम का एक मास्टर प्लान बनाया गया था, जब दिल्ली को एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल गवर्न करती थी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अनुसार 1976 के मास्टर प्लान को सिर्फ 50 mm रेनफॉल और 60 लाख की पॉपुलेशन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आज दिल्ली में लगभग 3 करोड़ लोग रह रहे हैं और एक दिन में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है, जो ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी का 3 गुना है। यानी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम जितनी कैपेसिटी के लिए बनाया गया था, उस लिमिट को वो बहुत पहले ही क्रॉस कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद इस ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए कोई सीरियस सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज दिल्ली ये सिचुएशन झेल रहा है। दिल्ली में करंटली 2846 ट्रेन्स मौजूद हैं, जिनकी टोटल लेंथ 3692 किलोमीटर है और इतने ड्रेन्स दिल्ली के लिए काफी नहीं है। 2011 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एक मास्टर प्लान की मांग की थी। IIT द्वारा ये मास्टर प्लान 2018 में सबमिट किया गया, लेकिन तब तक दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी और अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट ने इस मास्टर प्लान को मटेरियलाइज नहीं किया। इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है, सीवर का वाटर और उसमें मौजूद सिल्ट ड्रेनेज सिस्टम को टाइम के साथ चोक कर देता है। आइडियली ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ ड्रेनेज वाटर के लिए ही होना चाहिए, ताकि बारिश के दौरान आने वाला पानी आसानी से इससे फ्लो हो सके और सिटी में वाटर लॉगिंग ना हो। साथ ही अगर ड्रेनेज सिस्टम में सिर्फ ड्रेनेज वाटर होगा तो बिना किसी ट्रीटमेंट के उसे डायरेक्टली रिवर में रिलीज भी किया जा सकता है। पर सीवर वाटर मिक्स होने की वजह से विदाउट ट्रीटमेंट अगर रिवर में इस पानी को रिलीज किया जाएगा तो ये रिवर हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। सीवेज सिस्टम में गार्बेज भी पहुंच जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम को क्लॉग कर देता है। ड्रेनेज सिस्टम के फेलियर और दिल्ली में फ्लडिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी रिस्पॉन्सिबल है। दिल्ली में हर साल बारिश में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। थोड़ी सी बारिश में ही दिल्ली की सड़कों पर पानी का सैलाब आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपरली प्लान करके नहीं बनाया जा रहा। इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी।
ड्रेनेज सिस्टम की टाइमली सफाई पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे ये सिस्टम साल के ज्यादा टाइम सिल्ट से चोक्ड रहते हैं। ऐसे में बारिश के समय इनसे पानी फ्रीली फ्लो नहीं कर पाता और वाटर लॉगिंग का कारण बनता है। लास्टली, नेचुरल वाटर बॉडीज को सिटीज से एक एक करके खत्म करना भी इस फ्लडिंग का मेजर रीजन है। दिल्ली और आसपास के रीजन में बहुत सारी वाटर बॉडीज हुआ करती हैं। लेक्स और पॉन्ड्स बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, साथ ही ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करते थे। ये नेचुरल वाटर बॉडीज अपने आप में इकोलॉजिकल सिस्टम हुआ करती थी, लेकिन टाइम के साथ इन वाटर बॉडीज की जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई जो इकोलॉजिकल डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक डेटा के अकॉर्डिंग दिल्ली एनसीआर में आने वाले गुरुग्राम में 1956 में 640 नेचुरल वाटर बॉडीज हुआ करती थी, लेकिन 2018-19 में वाटर बॉडीज का नंबर कम होकर 251 हो गया है। वाटर फ्लो को चैनलाइज करने के लिए जरूरी है कि इन वाटर बॉडीज को सेव और रिवाइव किया जाए। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले ही दिल्ली में कई सारे लेक्स और पॉन्ड्स बनाने का प्रॉमिस किया था ताकि इस प्रॉब्लम से निपटा जा सके, लेकिन अभी भी ये सॉल्यूशन ग्राउंड पर मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। तो आपके मन में अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दिल्ली में इस फ्लडिंग सिचुएशन से निपटने के लिए क्या सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली की इस फ्लडिंग इश्यू को रिजॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है बेटर अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम और नेचुरल वाटर बॉडीज को प्रिजर्व कर सके। उदाहरण के लिए यमुना रिवर में सिल्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सस्टेनेबल ड्रेजिंग और सैंड माइनिंग को प्लान और मॉनिटर करने की जरूरत है, ताकि रिवर के फुल कोर्स को मॉनिटर कर उन जगहों का पता लगाया जा सके जहां एक्सेसिव सेगमेंटेशन हो रहा है और जो पोटेंशियल फ्लडिंग कॉज कर सकते हैं। साथ ही सरकार को फ्लड प्लेन्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर फ्लड प्लेन्स पर कंस्ट्रक्शन होता रहा तो रिवर की हाइड्रोलॉजी भी डिस्टर्ब होगी, जो रिवर को नए कोर्स पर शिफ्ट करता रहेगा, जिससे फ्लडिंग इश्यूज और भी एरियाज में क्रिएट होंगे। साथ ही ये दिल्ली के इन एंड अराउंड ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को भी लॉन्ग रन में इंपैक्ट करेगा, जो दिल्ली की वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। इस पूरे प्लान में एफिशिएंट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क्स का कंस्ट्रक्शन, वाटर रिजर्वॉयर्स का रिस्टोरेशन और क्रिएशन और सस्टेनेबल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के इंप्लीमेंटेशन को शामिल किया जा सकता है। फूड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन मेजर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। इसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली वार्निंग सिस्टम का इंप्रूवमेंट और एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग के लिए रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट शामिल है। इन सब के अलावा नेबरिंग स्टेट्स के साथ कोलैबोरेशन करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के फ्लड में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने, रिवर फ्लोस को रेगुलेट करने और अपस्ट्रीम एरियाज में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए ज्वाइंट एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। लास्टली, किसी भी फ्लड मिटिगेशन प्लान की सक्सेस के लिए कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल फ्लड रिस्पांस टीम का क्रिएशन और अवेयरनेस कैंपेन्स जैसे कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव की हेल्प से फ्लड्स के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके साथ ही ऐसे एफर्ट्स की जरूरत है जिससे सिटीजन्स के बीच रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, क्योंकि ड्रेन्स की क्लॉगिंग और सॉलिड वेस्ट की डंपिंग इस फ्लडिंग इशू को और भी ज्यादा एग्रीवेट कर देती है। दोस्तों, दिल्ली में फ्लडिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसके सॉल्यूशन के लिए स्टेक होल्डर्स के इमीडिएट अटेंशन और कंसंट्रेटेड एफर्ट्स की जरूरत है। दिल्ली के रैपिड अर्बनाइजेशन, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स ने फ्लड्स की फ्रीक्वेंट ऑकरेंस में कंट्रीब्यूट किया है। ह्यूमन लाइव्स, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट पर इन फ्लड्स के डिवास्टेटिंग इंपैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट, अर्बन प्लानर्स और सिटीजन्स मिलकर काम करें और कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करें। दिल्ली में फ्लडिंग की प्रॉब्लम को दूर करना एक बड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इफेक्टिव गवर्नेंस और स्टेक होल्डर्स के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ फ्लड के रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है और फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल और रेजिलिएंट सिटी का निर्माण किया जा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द इफेक्टिव मेजर्स व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड टू डील विद द फ्लडिंग सिचुएशन इन दिल्ली? एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।